हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने फोर्थ यूनिट स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं क्या उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप टर्म जो है वो क्या होती है। साथ ही जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए डिफरेंट स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, उनको आप किस तरीके से मैनेज करेंगे बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। और समवॉट अगर आप कोई स्टोरी रीड करते हैं एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, उनके फीडबैक के बारे में, उनकी बायोग्राफी, उनकी बिब्लियोग्राफी स्टडी करते हैं, तो आपको आइडियाज़ मिलते हैं कि किस तरीके से जो पहले से एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हैं वो उन्होंने कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश किया। एंड जो मार्केट रिस्क है, जो मार्केट में आपको फेस करना पड़ सकता है, समस्याओं का जो सामना करना पड़ सकता है, उन सब के बारे में आप अवेयर हो जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि अगर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आप काम करना चाहते हैं, यानी कि आप अपना बिजनेस खुद इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप माइंड में आपको रखना बहुत ज़रूरी होता है और इनके लिए तैयार रहना होता है। सो आज हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और जो वेजेज एम्प्लॉयमेंट होते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसमें क्या मेन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताया हुआ भी है कि सबसे पहला तो चीज़ है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो आपका रिस्क टेकिंग प्रोसेस है, यानी कि आपको रिस्क लेना पड़ता है कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर बिजनेस आप जब भी स्टार्ट करेंगे रिस्क एक फैक्टर रहता है हमेशा आपके साथ में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ, प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप 35 पर केजी कोई स्वीट पे आपका इन्वेस्टमेंट होता है, आप सारा सामान जो खरीदते हैं 1 केजी स्वीट बनाने के लिए, उस पर आपका इन्वेस्टमेंट आप 35 पर केजी करते हैं और उसी स्वीट को आप 42 रुपीज़ पर केजी कस्टमर को डिलीवर करते हैं या सेल करते हैं। देन आपका जो प्रॉफिट निकल के आता है दैट इज़ 7 रुपीज़ पर केजी, यानी कि 1 केजी पे आप 7 रुपीज़ का प्रॉफिट गेन करते हैं। ओके, नाउ अगर सारे एक्सपेंस को डिडक्ट कर दें तो आपको 7 रुपीज़ पर केजी प्रॉफिट मिलता है। वहीं अगर आप रिस्क की बात करें बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, तो जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, मान लो आपने 300 रुपीज़ इन्वेस्ट करके 10 केजी स्वीट जो है आपने तैयार कर लिया। नाउ उसी एरिया में कोई और स्वीट शॉप ओपन कर लेता है, देन आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि आपकी सुविधाएं कैसी हैं, आप कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को, कस्टमर्स को। एंड जो नया जो एंटरप्रेन्योर है, नया जो स्वीट शॉप जिसने ओपन किया है, ओके, तो आपके कस्टमर्स कम नहीं हो उसके लिए आप क्या स्टेप्स लेंगे। ओके, क्योंकि ये एक रिस्क होगी कि आपके कस्टमर्स यहाँ पे जाके डिडक्ट हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, तो उनको ना कम करने के लिए आप जो प्रोसीजर, जो स्टेप्स अपनाते हैं, दैट विल बी इम्पोर्टेंट वन कि आप किस तरीके से इस सिचुएशन को मैनेज करते हैं, यानी कि आपकी क्वालिटी कैसी है, आपके कस्टमर्स क्या डिग्रेड होंगे या नहीं होंगे, वो डिपेंड करता है। तो ये एक रिस्क हो जाती है एंड एंटरप्रेन्योर्स कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसा है तो वो कुछ नया इनोवेटिव करते हैं और अपने जो बिजनेस है उसको सक्सेस की ओर लेके जाते हैं। अगर बात करूँ मैं करैक्टरिस्टिक्स की, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं हम लोग, तो एबिलिटी टू टेक अप रिस्क लेने की एबिलिटी होनी चाहिए, बिलीव इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, ओके, अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू अचीव गोल। ओके, अगर गोल अचीव करने के लिए अगर कहीं पे आपको कोई नई चीज़ अडेप्ट करनी पड़ती है तो आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप उसको अडेप्ट कर लें, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लें। नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड देयर नीड्स डिमांड इन द मार्केट, जिस बारे में आप काम शुरू करना चाह रहे हैं उसकी कंप्लीट नॉलेज आपको होनी चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट स्किल, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट से यहाँ पे मीनिंग है कि देखिए बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो आपको गवर्नमेंट
प्रोवाइड करती है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। तो उन फैसिलिटीज़ का किस तरीके से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ओके। एंड जो आपके पास अवेलेबल फाइनेंस है उसको कैसे प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये सब मैनेज करना आपको आना चाहिए। इफ़ेक्टिव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, एक जो आप प्लान बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो भी डिपेंड करता है। और आपकी प्लानिंग कैसी है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि रिस्क टेकिंग प्रोसेस है। अगर प्लान सही नहीं है तो एग्जीक्यूशन आप करें भले ही, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, ओके। और समवॉट आपको लॉस होगा तो फिर धीरे धीरे समस्याएं बढ़ेंगी। इससे अच्छा है कि आपकी जो प्लानिंग है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपका रिस्क है वो मिनिमम हो जाए, ओके। ये सारी चीज़ें बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपको प्रिपेयर रहना होता है इन सब चीज़ों के लिए। वेजेज एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, देखिए वेजेज एम्प्लॉयमेंट में दो चीज़ होती हैं, दो पार्टी होती हैं। एक आपका एम्प्लॉयर होता है एंड एक आपका एम्प्लॉय होता है, ओके। एम्प्लॉयर होता है जिसका ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, जिसका कंपनी है, और एम्प्लॉय होता है जो उसके लिए काम करता है, ओके। दोनों चीज़ हैं। तो जो एज एन एम्प्लॉय अगर आप काम करते हैं वेजेज के ओके, वेजेज पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके पास रिस्क नहीं होती है, यानी कि आप कोई रिस्क नहीं लेते हैं नया। आप डेली रूटीन वर्क करते हैं जो आपको असाइन किया जाता है, बट उसमें आप अपने बॉस नहीं होते हैं और आपको ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप सही नहीं है तो आपको जॉब जो है वो जा सकती है। इन दैट केस कैलकुलेटेड रिस्क वहाँ भी है थोड़ी सी, ओके। सो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर और बीइंग एन वेजेज एम्प्लॉयमेंट, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि आप किस तरीके से मैनेज करते हैं अपने आप को। और एज ए एंटरप्रेन्योर यू विल बी ए जॉब क्रिएटर, आप लोगों को जॉब देते हैं, ओके। तो ये माइंड में रखना होता है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप सेल्फ के बॉस तो हैं लेकिन और लोगों को भी जॉब देते हैं, ओके ना। बेनिफिट्स की अगर बात करूं तो जो जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है आप वो काम करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वन, ओके। एंड वर्क फॉर योर सेल्फ नॉट फॉर अदर्स, अपने आप के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते हैं। मेक प्रॉफिट फॉर योर सेल्फ, जो भी प्रॉफिट होता है वो डायरेक्ट आपके पास होता है। एंड वन इम्पोर्टेंट वन, जितनी ज़्यादा आप रिस्क लेते हैं प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होता है आपके बिजनेस में। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने बिज़नेस को मैनेज करते हैं। अगर टाइप ऑफ बिज़नेस एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी भी दिया हुआ है और ये आपके रेगुलर क्लास में डिस्कस भी किया जाएगा, ओके। कि समवॉट कि एक पर्सन है राहुल और उसका क्रिकेटर है, ऑलराउंडर है, बट कहीं भी उसका टीम में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वो काफ़ी ट्राई करता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, ओके। परहैप्स राहुल कुड हैव थॉट ऑफ अदर ऑप्शन, अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसको कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करे कि वो अपने पैशन के साथ टच भी रहे। तो इस तरीके से वो चाहे कि स्पोर्ट्स एकेडमी ओपन करे, स्पोर्ट्स शॉप ओपन करे, कोचिंग सेंटर ओपन करे। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आप ज़रूरी नहीं है कि वहाँ स्टक हो जाते हैं, ओके, कि ये चीज़ नहीं हुई तो सब कुछ फिनिश हो जाएगा, ओके। अपॉर्चुनिटीज़ ऑलवेज आपके पास हो, जहाँ भी आपको मिलती हैं आप उसको ग्रैब कीजिए और उसको यूटिलाइज़ कीजिए। तो जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो 3 तरीके की हो सकती हैं, प्रोडक्ट बेस, सर्विस बेस और हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है, प्रोडक्ट और सर्विस हम दोनों फैसिलिटीज़ कस्टमर को देते हैं। सो जो प्रोडक्ट बिजनेस होता है उसमें क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग बेस होता है, यानी कि आप गुड्स जो हैं मैन्युफैक्चर करते हैं और उनको कस्टमर को डिलीवर करते हैं। जैसे स्पोर्ट्स शॉप है तो उसमें आप लोग जैसे जो भी आप आइटम मैन्युफैक्चर करते हैं उसको स्पोर्ट्स शॉप पे सेल करते हैं। एंड बात करूँ अगर सर्विस बिजनेस की, तो सर्विस बिजनेस में जैसे कोचिंग सेंटर है तो वहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया जाता है, वहाँ पे स्किल सिखाई जाती है आपको, ओके। सो ये डिपेंड होता है, ये आपका क्या हो गया, सर्विस बिजनेस हो गया। तो प्रोडक्ट बिजनेस और सर्विस बिजनेस में डिफरेंस क्रिएट करना और आप किस तरीके की फैसिलिटी देना चाहते हैं वो आपको माइंड में रहना चाहिए बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। हाइब्रिड बिजनेस में जैसे आप कोई कोचिंग सेंटर भी चला रहे हैं, ओके, क्रिकेट कोचिंग सेंटर भी चला रहे हैं, अकेडमी भी चला रहे हैं और साथ में इक्विपमेंट्स भी सेल कर रहे हैं, तो वो दोनों आपके हाइब्रिड बिजनेस में आ जाता है कि आप दोनों तरीके के काम कर रहे हैं, ओके।
सो प्रोडक्ट सर्विस और हाइब्रिड बिजनेस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट तो वो आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो जाता है, और सिर्फ आप अगर कोई स्किल पे वर्क कर रहे हैं या स्किल सिखा रहे हैं या कुछ ऐसे डिलीवरी वर्क कर रहे हैं, ओके, तो वो आपका सर्विसेज में आ जाता है। नाउ इसको आप प्रोडक्ट और सर्विस बिजनेस को इस तरीके से समझ सकते हो डिफरेंस में, कि प्रोडक्ट बिजनेस को आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो, बट सर्विस बिजनेस को आप टच नहीं कर सकते, यानी कि वो सिर्फ एक्सपीरियंस होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस लेता है सर्विस से। एंड स्टोर्ड बिजनेस, स्टोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट कैन बी मेड एंड स्टोर्ड इन अ शॉप, बट ये जो आपका है सर्विस जो होती है वो स्टोर करके नहीं रखते हम लोग, ठीक है। मेड एंड ट्रांसपोर्टेड, आपका जो प्रोडक्ट होता है वो जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, बट सर्विस कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, वो आप सीखते हैं, डिलीवर करते हैं, यानी कि एक से दूसरे को आप समझा सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। सेम क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी द सेम एवरी टाइम, कि जो एक जैसा प्रोडक्ट बन गया, जैसे आपने कोई फॉर एग्जांपल फ़ैन बनाया है, तो फ़ैन के जो एक फ़ैन बनाया है सिमिलर आप सारे के सारे फ़ैन वैसे ही बनाएंगे, ओके। बट क्वालिटीज़ में क्या होता है कि डिपेंड करता है कस्टमर पे कि उसने कितना आपसे सीखा है, तो वो हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी कि सब लोग एक जैसा नहीं सीख सकते हैं, इसीलिए सब लोग सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकते हैं, ओके। सो दैट इज़ एज सर्विस बिजनेस। तो ये आपका मेन डिफरेंस हो जाता है सर्विस बिजनेस और प्रोडक्ट बिजनेस में। नाउ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि ज्वेलरी एक्सपर्ट सना, यानी कि उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, ऑनलाइन डिफरेंट डिज़ाइंस देखे और रॉ मटेरियल्स से वो डिज़ाइंस बनाने की कोशिश की, लोगों को पसंद आने लगे और वो उसको एज ए एंटरप्रेन्योर वर्क करना शुरू कर दिया। ऐसे ही हरीश द डब्बा वाला जॉब करता था, बट अपना जो लंच है वो खुद से पैक करके ले जाता था, और उसके जो कलीग्स थे, बैचलर्स थे, वो लोग बाहर लंच करते थे, ओके। और लेकिन उन सबको उसका लंच पसंद आता था। उसने क्या आइडिया किया कि उसे ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि जो ऑफिसेस में है उनमें जो टिफ़िन सर्विस है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो इस तरीके से इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स को बूस्ट करते हैं। ऐसे ही द प्रज्ञा द डिलीवरी गर्ल, ओके, जो ये भी एक ऐसे ही स्टोरी है कि पार्ट टाइम में जो डिलीवरी का काम शुरू कर दिया। तो ये क्या होता है आपका, धीरे धीरे अगर आपका वो पैशन बन जाता है तो आप उसको एज ए करियर चूज कर लेते हैं। तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आप जब कोई भी किसी भी एंटरप्रेन्योर की सक्सेस स्टोरीज रीड करते हैं तो उससे आपको एनर्जी मिलती है, आपको समझ आता है कि किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे आप जीरो से हीरो बन सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आप एक प्रॉपर वे में एक अपने आप को मैनिपुलेट करना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर कौन सी स्किल्स है, मैं किस पे वर्क करना चाहिए मुझे, वो सारी चीज़ें आप डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो कोई भी बिज़नेस को। क्या आपके पास ऐसा कोई इनोवेटिव आइडिया आ रहा है, या और ये 9th क्लास में नहीं, ये यहाँ पे शुरुआत है, 9th to 12th आप ये सब चीज़ें स्टडी करेंगे, और अगर 4 इयर्स आप इसके बारे में सोचते हैं, वर्क करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपका माइंड सेट हो जाता है कि आपको 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। अप टू 12th आप स्टडी पे फोकस कीजिए एंड देन आप मूव कीजिए। अगर आपको कोई आइडिया है तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करती है। अभी जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने भी EMC करिकुलम लॉन्च किया है। 11th 12th के बच्चों को इवन कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए वो फंडिंग भी करती है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपके लिए कि आप अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपने आप को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप इन एक्टिविटीज़ पे फोकस करें। ओके, सो टाइप ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में जैसे मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जो भी हम लोग करते हैं, और ट्रेड बिजनेस है। ट्रेड बिजनेस क्या होता है, जो और लोग कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं, बट आप अगर एंटरप्रेन्योर की बात करें तो आप कुछ डिफरेंट करते हैं। किसी ने टी स्टॉल लगा लिया, आपने भी टी स्टॉल लगा लिया, तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस है, आपने नया नहीं किया। लेकिन अगर आप उसमें कुछ इनोवेटिव करते हैं, उसमें फ्लेवर डाल देते हैं, तो वो आपका ट्रेडिशनल बिजनेस भी एज एन एंटरप्रेन्योर वर्क करता है कि यानी कि आपने कुछ इनोवेटिव किया, आपके कस्टमर्स एकदम से इंक्रीज होंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल बिजनेस। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग
एंड यहाँ पे आपका यूनिट 4 फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आपका जो लास्ट यूनिट है यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स वो स्टार्ट करेंगे। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। एंड प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे हमारे वीडियोज़ कैटेगराइज हैं सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। थैंक यू।